हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ, मस्त। तो एक बार आप लोग बताइए आप सभी कैसे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी और बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण बाबू 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसे हमने आपको बताया था 2 दिन पहले ही कि ये जो बायोलॉजी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का पूरा निचोड़ होगा। पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वैसे आपको पता है, और वैसे हम भी बता दें कि बाबू 1 फरवरी से आपका बायो का एग्जाम है। यानी आपका जो एग्जाम है बाबू, सबसे बढ़िया कि आपका 1 तारीख को ही क्या है, बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। किस चीज का? 1 तारीख को ही बायो का एग्जाम होगा। किसका? बायो का एग्जाम होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 1 तारीख को हमारा बायो ही है और बायो का तैयारी करना बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि बायो से ही सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो आप लोग लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग क्लियर कीजिए कि हाँ बाबू आप सभी ठीक है। आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे हम आपको बता चुके हैं कि फटाफट अंदाज में ये क्लास होने वाला है, क्योंकि डिटेल में हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक बहुत बार कर चुके हैं। एक तो क्रैश कोर्स में किए, उससे पहले एक बार और किए हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं ना? एक बार बताइए आप सभी रेडी हैं। चलिए, शिवानी सिंह राजपूत, चलिए बहुत बढ़िया। करण चौहान, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी करेंगे तभी एक क्लास और ले लेंगे, क्योंकि सोच रहे आपका टेस्ट लेने के लिए, तो टेस्ट हो जाएगा तो मस्त रहेगा, ठीक है। चलिए, सोनू राजासपुर, तनीषा, शुभ संध्या। चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए। मस्कूर, बहुत बढ़िया। तनु, नमस्ते गुरुजी, खुश रहिए, चला एकदम खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए सभी बच्चे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमको बहुत मनोबल मिलता है, पता है। उसके बाद से अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो जाइए 349 में, आपको ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का प्यारे बच्चों क्या मिलने वाला है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज मिलने वाला है। आपको जाना है, सिंपल आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड करना है ना। आस्क बोर्ड का ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो मेरा एक ये नंबर है, एक नीचे लिख देते हैं नंबर 6299248935। आप इस पे हमको मतलब व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो क्या बाबू, ये 200 ऑब्जेक्टिव सुपर फास्ट तरीके से है ना बाबू, समझना होगा। तो समझाने वाला वीडियो हम इसके पहले करा चुके हैं और हमने पहले भी बताया था कि हाँ, जब क्लास हम लोग का एग्जाम जब नजदीक रहेगा, 1-2 महीना बचेगा, तो सुपर फास्ट क्लास ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें समझाने वाला कोई भी बात नहीं होगा, फटाफट अंदाज में करेंगे, है ना। रेडी हैं आप सब? एक बार बोलिए। चलिए, अब समझाने का मतलब ये नहीं कि हम आपको सीधा समझाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट टिक करते हुए नहीं, ऐसे नहीं समझाएंगे, लेकिन थोड़ा कम समझाएंगे, जल्दी जल्दी। चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर लगाइए कि डैश एक जीवन प्रक्रिया है। कौन सी ऐसी जीवन प्रक्रिया है जो जीवों के जीने के लिए आवश्यकता नहीं, परंतु स्पीसीज के लिए, अस्तित्व के लिए आवश्यकता है ना बाबू। ऐसा कौन सा प्रक्रिया है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रक्रिया है कि डैश एक जीवन प्रक्रिया है जो जीवों के जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पीसीज यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो बाबू, जनन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? तो अपने जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए हमको जनन की आवश्यकता पड़ती है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जिनमें लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जिनमें जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनन भाग ले उसे अलैंगिक जनन, और जिसमें 2 जनन भाग ले, जैसे स्त्री के साथ पुरुष का भी भाग लेना जरूरी है, तो वो हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। और अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन कठोर होती है ना, हार्ड होता है थोड़ा सा। और लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन सरल होता है, सूक्ष्म होता है, क्लियर रख लेना है। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जनन। जनन कौन कौन से बच्चे मारे हैं, फटाफट से मारिए, फटाफट। जनन 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 जनन, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन की युग्मक सामान्यता होते हैं। प्यारे बच्चों, युग्मक क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा युग्मक, एक होते हैं युग्मनज, एक होता है युग्मक, है ना। तो युग्मक अगर आपसे पूछा जाए कि युग्मक सामान्यता होते हैं, तो युग्मक सामान्यता क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, युग्मक हमारे हैप्लॉइड होते हैं ना, अगुणित होते हैं। तो जब अगुणित अगुणित मिलता है तब हमारा द्विगुणित बनता है, जो कि हमारा होता है युग्मनज। तो ये हमारा तो युग्मनज हो गया। लेकिन युग्मक पूछा है, युग्मक कभी भी अगुणित, हैप्लॉइड 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 कहां है जी? अगुणित, एक गुणित, हैप्लॉइड। ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म। अब देखिए कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है।
त्रियक द्विखंडन किसमें पाया जाएगा? मोनोमने एगो, गलत आंसर। यहां पे याद रखना है कि पेलेनिसिया में गलत आंसर, प्लाज्मोडियम में नहीं। सिराटियम में क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रियक द्विखंडन पाया जाता है। क्लियर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? वैसी प्रक्रिया जिससे नर युग्मक भी बनेगा, मादा युग्मक भी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इनिशिएशन। अब देखिए, युग्मक जनन, भ्रूण जनन, आकार की जनन। बाबू क्या है वह प्रक्रिया जिससे नर युग्मक मादा युग्मक बनता है? तो बाबू नर युग्मक मादा युग्मक युग्मक जनन से ना बनता है, निषेचन थोड़ी से, निषेचन से नहीं बनता है बाबू। किससे बनता है? युग्मक जनन। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गैमेटोजेनेसिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि अंडाशय से अंडा निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? अंडाशय में से अंडाणुओं का निकलना। बाबू क्वेश्चन क्या है कि अंडाशय में से अंडाणुओं का निकलना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं उसे? अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पे अंडोत्सर्ग क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, अंड जनन नहीं होगा। अंड जनन बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। अंड जनन में अंड का निर्माण होता है और निकलना क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि अंडाणु बनने की क्रिया। अब देखिए, अब अंडाणु बनने, अभी जस्ट हमने आपको समझाया ना कि अंडोत्सर्ग निकलना यानी क्या? अंडाशय में से अंडाणुओं का निकलना, अंडोत्सर्ग। लेकिन प्यारे बच्चों, अंडाणु बनने की क्रिया को हमने क्या बताया? अंड जनन बताया, अंड जनन बताया। तो प्यारे बच्चों, अंड जनन हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कि आलू के कंद में जो आंख होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? और बाबू आपको याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, चैप्टर 1 से 5 तक। ऐसे ही पूरा का पूरा बायोलॉजी हम खत्म करेंगे, है ना। 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। आलू के कंद में जो आंख होता है क्या होता है? कक्ष स्थल कलिकाएं होती है। क्या होती है बच्ची? कक्ष स्थल कलिकाएं। सी वाला ऑप्शन राइट। अब देखिए, निम्न में से कौन सा पत्ती के अग्रभाग से जनन करता है? तो पत्ती के अग्रभाग से कौन जनन करेगा? इसमें वाकिंग फर्न। वाकिंग फर्न है जी, है, बिल्कुल है। तो पत्ती के अग्रभाग से कौन जनन करता है? वाकिंग फर्न करता है। ए ऑप्शन सही। अब देखिए, द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, बीज पत्र होगा, नहीं होगा। भ्रूणपोष, हाँ भ्रूणपोष हो जाएगा, लेकिन बीजांडकाय नहीं होगा, ना भ्रूण होगा। क्या होगा द्विनिषेचन का परिणाम? भ्रूणपोष। अगला कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? एक लिंगता। तो बाबू एक लिंगता का मतलब क्या? जिसमें एक जननांग भाग ले, और उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी श्रेयी। एक लिंगी श्रेयी यानी क्या होगा? सी ऑप्शन राइट। समलम, यहां पर देखिए समयुग्मकी होगा नहीं, उभयलिंगी तो होगा नहीं, विषम युग्मक तो होगा नहीं। अब देखिए, इनमें से कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? किसे हम लोग जल का आतंक कहते हैं, है ना, बंगाल का आतंक कहते हैं, है ना। कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? और कौन है जिसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? तो बंगाल का आतंक कहते हैं। तो बाबू आपको याद रखना है, कौन है? जलकुंभी है। जलकुंभी क्या है? जलीय जंगली घास है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। जलकुंभी में परागण बता दीजिए कि जलकुंभी में परागण किस प्रकार होता है बाबू? तो ये कीट परागण होता है ना। तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि कलिका रोपण उदाहरण है बाबू। कलिका रोपण, बाबू कली रोपण आप लोग देखे होंगे ना, कलिका। तो बाबू कलिका रोपण क्या होता है? किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक अलैंगिक जनन की क्रिया है, और इसमें क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसमें कायिक जनन होता है। पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। बाबू याद रखना है कि लैंगिक होगा नहीं, उत्तक संवर्धन होगा नहीं, प्रकीर्णन होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा? कायिक जनन राइट आंसर। अगला कि निम्नलिखित में से कौन है जो पूरे 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है? बताइए 12 वर्षों में कौन है जो पुष्पित होता है? तो बाबू आपको याद रखना है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो होता है हमारा क्या होता है? 12 वर्षों में एक ही बार पुष्पित होता है। तो सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। बाबू युग्मक, युग्मक का मतलब क्या? जोड़ा। अब यहां पे पूछा गया है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो युग्मक के में कितने होते हैं? 23 गो युग्मक में होते हैं। संख्या में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि संख्या में कितना होता है, तो संख्या में 46 गो होता है। ये भी आपको याद रखना है। प्राइमरी में कितना? प्राइमरी में 44 होता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर? 23 राइट आंसर। अगला कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? बाबू द्विलिंगी नहीं है यानी कौन एक लिंगी है ना। तो कौन द्विलिंगी नहीं है? फीता कृमि हमारा द्विलिंगी उभयलिंगी, जोक हमारा द्विलिंगी उभयलिंगी, स्पंज हमारा क्या होगा? द्विलिंगी उभयलिंगी, यानी कुकुर जो होगा हमारा क्या होगा? एक लिंगी होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए आकार की तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? ये अलैंगिक जनन की क्रिया में होता है।
अकारकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहेंगे? बाबू शेयर करिए वीडियो को, ऐसे नहीं चलेगा। कितना तेजी से करा रहे हैं। चलिए, क्लोन अमू बहुत बढ़िया, पीयूष सिंह, सबीना, काजल शर्मा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे बता रहे कि अनुवांशिकी तथा, बाबू याद रखना है कि आकार की तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन क्लोन क्लोन, ये अलैंगिक जनन में होता है, ठीक है। अब देखिए, कुकुर का संभावित जीवन काल यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 साल होता है, ठीक है। 20 साल माना गया है, 20 साल राइट आंसर। अब देखिए, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। बाबू सही का चुनाव करना है, बाबू याद रखना है कि सबसे पहले कि जेमिल्स में किसके द्वारा होता है? स्पंज के द्वारा होता है। तो जेमिल्स में बाबू जनन की कौन विधि? स्पंजों द्वारा होता है, तो ये तो गलत आंसर हो गया, है ना। जेमिल्स में जब स्पंज होगा तो ये इसका हो जाएगा, है ना। जूस्पर में किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जूस्पर का छोड़िए। कोनेडिया में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा पेनिसिलिनियम में। तो ये शैवाल में कोनेडिया गलत। स्पंज में क्या होता है? स्पंजों में, यानी कहने का मतलब जेमुल्स में स्पंज बनता है, ये भी गलत। हाइड्रिला में कलिका रोपण, हाँ हाइड्रिला में जो होता है प्यारे बच्चों कलिका होता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सही चुनाव यही है, क्योंकि जेमुल्स का निर्माण स्पंज में होता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि जोस्पर में गलत आंसर। बाबू कोनेडिया में कौन सा? तो पेनिसिलिनियम, लेकिन शैवाल में दिया है गलत आंसर। तो जब हमारा ये गलत आंसर हो गया तो डी वाला ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट। अगला कि जन्म से लेके प्रकृति मृत्यु के बीच की अवधि, है ना। जन्म हुआ, जन्म से लेके जब तक आपकी प्रकृति मृत्यु नहीं हो जाती उस समय को क्या कहते हैं? लाइफ स्पेम, यानी जीवन अवधि कहते हैं, यानी सॉरी जीवन अवधि, सॉरी हाँ जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन चक्र नहीं होगा, लाइफ साइकिल नहीं होगा, ये गलत आंसर होगा, लाइफ स्पेन होगा, जो कि हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। चलिए, रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं? तो रात में जितने भी पुष्प खुलते हैं, जितने भी पुष्प रात में खिलते हैं वो साधारण क्या होते हैं? सिंपल सा याद रखना है कि रंगहीन होंगे और छोटे होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन होंगे, छोटे होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे हल्के होते हैं नहीं होगा, छोटे होते हैं, ठीक है। रंगहीन होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे हमारे राइट आंसर। अब देखिए, जेमिल्स का निर्माण किसमें होता है? हमने क्या बताया? जेमिल्स किसमें बनता है? तो स्पंज में बनता है, हमने आपको बताया पीछे, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जो जेमिल्स का निर्माण होता है किसमें होता है? स्पंजों में होता है। वही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जेमिल्स बनते हैं किसमें बनते हैं? स्पंज में बनते हैं, हाइड्रिला में, ईस्ट में। ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या फल है? तो मिथ्या फल कौन सा होता है? तो बाबू आम होता है। नहीं, आम का हम लोग क्या खाते हैं? तो बाबू आम का हम लोग खाते हैं क्या? बीज चोल नहीं खाते हैं, उसका मध्य फल भित्ति खाते हैं, गलत आंसर, है ना। तो याद रखना है कि सेब हमारा मिथ्या फल है ना। सेब का हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं। ये केला क्या है? पार्थेनोकॉर्पिक फल है, जो जीवन काल में एक ही बार क्या होता है, उसके बाद से मृत हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? सत्य फल कौन? तो बाबू सत्य फल हमारा नारियल। नारियल इसमें से क्या होगा? सत्य फल होगा, सत्य फल। तो सत्य फल कौन सा हो जाएगा बच्चे? नारियल, राइट आंसर। अगला, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यानी आंतरिक नहीं होगा, यानी बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन, पक्षी में आंतरिक निषेचन, यहाँ पे स्तनपाई में आंतरिक निषेचन, तो बचा मेढक। मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, यानी ये सब आंसर गलत, हमारा बी वाला ऑप्शन सही। चलिए, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाबू बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम लोग पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया है, तो पार्थेनोकॉर्पिक हमारा बाबू राइट आंसर। अगला कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन होता है? तो हमने अभी बताया कि आम का हम लोग क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं बाबू, मिडिल फ्रूट वॉल खाते हैं। क्या क्या? मिडिल फ्रूट वॉल, यानी कि यार बच्चों क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही। चलिए, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? बाबू जलीय जंगली घास ट्रप्पा नहीं है, जलीय जंगली मांस है ये, तो ये गलत आंसर। जलकुंभी क्या है? हमने बताया जलीय जंगली घास है। और हाइड्रिला क्या है? जलीय जंगली क्या है? घास है। तो ए, बी और सी ऑप्शन है, तो बिल्कुल है डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर हो रहा है बच्चे? एक बार बताइए, और तेज कितना सही है? और तेज कितना सही है? एक बार बताइए। 27 क्वेश्चन हम लोग उड़ा दिए फटाफट, 200 क्वेश्चन है राइट। आस्क बोर्ड की फेवरेट गोल्डी, लाखों से रेजा, बहुत बढ़िया मनीष। क्योंकि ये क्या है ना, ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि मतलब इसको रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, फटाफट अंदाज में, क्योंकि इसको दो बार हमने समझ के कई बार पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से किसमें जल परागण होता है? बाबू जल के द्वारा परागण किसमें होगा? बाबू जल परागण किसमें होगा? बाबू जलकुंभी में क्या होगा? जलकुंभी में प्यारे बच्चों कीट परागण होता है ना, और इसमें क्या होगा?
कमल में कीट और भृंग परागण होता है। यानी प्यारे बच्चों हाइड्रिला में क्या होगा, जल परागण होगा। हाइड्रिला में क्या होगा, जल परागण होगा। क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन की पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रिला जलीय जंगली घास है, निलंबो है और प्यारे बच्चों ट्रपा है जलीय जंगली मांस, लेकिन बबूल ये जलीय जंगली में नहीं पाया जाता, ये जल में होता ही नहीं है, स्थल पे होता है। ठीक है, तो बबूल राइट आंसर। अब देखिए भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो बाबू जितने भी भ्रूणपोष वाले बीज होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक बाबू। एपी क्या है, आपिकार्सिक है, एंडोकार्सिप है, एंडोस्पर्मिक यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी वही होता है जिसके एक ही शरीर में नर और मादा दोनों हो। तो उभयलिंगी कौन सा है, मुर्गी हमारा उभयलिंगी है, नहीं है बाबू। देखिए उभयलिंगी प्राणी कौन है, सांप हमारा उभयलिंगी है, नहीं है, तो ए और बी दोनों गलत। केंचुआ जो होता है हमारा उभयलिंगी प्राणी होता है, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों। अब देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, वो भी किस में, तो मेल में पूछा गया है। बहु मेल में क्या होता है, 44, तो सब में सेम होता है। अगर एक्स वाई हुआ तो ये क्या हो जाता है, मेल। अगर 44 प्लस यहाँ पे एक्स वाई हो गया तो ये क्या हो गई, फीमेल। अरे ये एक्स एक्स होगा ना, एक्स एक्स हो गया तो ये फीमेल, एक्स वाई तो मेल। तो बाबू क्या होगा, पुरुष पूछा गया है ना, पुरुष में क्या होगा, पुरुष में तो 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, बाबू कीटभक्षी पौधा वही होते हैं जो कीटों को खाते हैं। कीटभक्षी पौधा वही होते हैं जो कीटों को खाते हैं, है ना। तो बाबू कीटों को खाते हैं, किस लिए खाते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला है नेफेंथिस, हमारा कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा हमारा क्या है, कीटभक्षी पौधा है, ये हमारा नहीं है हाइड्रिला। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों है, तो सी ऑप्शन हम लोग मारेंगे। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, बाबू द्विगुणित संरचना कौन होता है, तो जब अगुणित अगुणित मिलता है, जब नर जनन शुक्राणु अगुणित, मादा जनन अंडाणु मिला तो हमारा ये द्विगुणित यानी 2n संरचना बनाता है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो युग्मनज हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप लोग कितने सारे बच्चे, ये अंडाणु क्या होते हैं, अगुणित, ये भ्रूणपोष क्या होते हैं, ये गलत आंसर हो गया। हमारा क्या हो गया, अंडाणु और प्यारे बच्चों एक शुक्राणु मिलेगा तो हमारा क्या, यानी अगुणित अगुणित मिलेगा, द्विगुणित बनाएगा जो कि हमारा युग्मनज है। चलिए पेनिसिलिनियम उत्पादन करता है, क्या करता है, पेनिसिलिनियम में जनन की कौन सी विधि, एक बार पेनिसिलिनियम में जनन की कौन सी विधि, तो आप बताएंगे कि पेनिसिलिनियम में कोनिडिया के द्वारा होता है। अब प्यारे बच्चों ये पूछा गया है कि पेनिसिलिनियम उत्पादन कौन करता है, तो बाबू मिटोस्पर करता है। ठीक है, और जियोस्पर करता है। यानी क्या हो जाएगा, ना जियोस्पर नहीं करेगा, मिटोस्पर और मियोस्पर करेगा, है ना। मिटोस्पर और मियोस्पर करता है, ए और सी है बाबू। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा, बाकी ये हमारे गलत आंसर, ए और डी, ए और सी मतलब बी और सी राइट आंसर, ए और सी सॉरी होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, बाबू एक लिंगी वही होता है जिसके शरीर में एक ही हो, जैसे हम लोग पुरुष है तो पुरुष, है ना, आप लड़की है तो लड़की, है ना। यानी वही बात है कि जिसके शरीर में क्या हो, एक ही हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरसों हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये द्विलिंगी होता है। ठीक है, अब देखिए गुड़हुल जो होता है ये भी हमारा उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, लेकिन हमसे एक लिंगी पूछा गया। पपीता हमारा क्या होगा, पपीता हमारा क्या होगा, ये एक लिंगी होगा, है ना। तो याद रखिएगा पपीता। ठीक है, पपीता पपीता पपीता, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की अंड प्रजनक है, बाबू अंडा कौन देता है, तो बाबू याद रखिएगा कि मुर्गी भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, यानी इनमें से सभी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बाबू मुकुल का मतलब क्या, कि किसी पौधे के शरीर से एक छोटा सा उभरा हुआ भाग निकलेगा और अवस्थाएं बदलते बदलते उस शरीर से अलग हो जाएगा, यानी क्या होगा, उसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन हाइड्रिला इस्ट सब में पाया जाता है, तो इस्ट हो जाएगा, हाइड्रिला नहीं है तो इस्ट हमारा हो जाएगा। इसमें से आप देखिए पारासिमी मतलब परासियम में नहीं होगा, पेनिसिलिनियम में नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ईस्ट में होगा, हाइड्रिला ईस्ट में होता है, याद रखना है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी जंतु कौन सा नहीं है, फीता कृमि उभयलिंगी, एक ही शरीर में नर और मादा। केचुआ में क्या होता है, उभयलिंगी होता है। जोंक में उभयलिंगी, लेकिन हमारा घरेलू मधुमक्खी में नहीं होता है, घरेलू मधुमक्खी जो होती है, मक्खी जो होती है उसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें पादपकाय अगुणित होता है, बहु पादपकाय अगुणित किसमें होगा, शैवाल में नहीं होगा, कवक में नहीं होगा, कि ब्रायोफाइटस में नहीं होगा। तो पादपकाय अगुणित हेप्लोइड क्या शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटस और कवक, है ना। यानी याद रखना है कि हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइटस टेरिडोफाइटस सब में होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब क्या कहलाता है, देखिए कितनी बार पूछा गया।
तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा हो उसे अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक की अपेक्षा सरल होता है, इसमें सूक्ष्म प्रजनन होता है, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। इसमें जितने भी पादप बनते हैं क्लोन के रूप में बनते हैं, आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समान होते हैं। अमीबा को देखिएगा तो पूरा अमीबा प्रजाति क्या होगा, उसी के जैसा दिखेगा, है ना। जो कि लैंगिक जनन में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप है, आप दुनिया में किसी को देखिए आपसे भिन्न होगा, है ना। खुद आपके माता पिता भाई बहन सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न है ना। तो वो लैंगिक जनन में होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है बाबू कि कायिकी प्रवर्धन में क्या संभव है। कायिक, कायिक पौधे के कायिक भाग से होता है, और कायिक भाग क्या है, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, और वो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है ना। अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो बाबू यहाँ पे अलैंगिक जनन मारेंगे, कायिक जनन हमारा अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन हमारा बाबू याद रखना है अमीबा। अमीबा जैसे हमने आपको बताया था, अमीबा क्या करता है, एक जनन कोशिका होती है, खुद को क्या करता है, दो खंडों में तोड़ के विभक्त कर लेता है, खुद को दो भागों में तोड़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये दोनों क्या करेगा, अपना अपना संतान उत्पन्न कर देगा। यानी अमीबा क्या हुआ, एक जनन कोशिका विभक्त हो गई दो में, और पैरामीशियम में भी होता है। यानी कहने का मतलब बाबू आप लोग ध्यान में रखना है कि द्विखंडन किसमें पाया जाएगा, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। इसको कई बार हमने समझा चुका है। द्विखंडन जिसमें एक जनन कोशिका दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाए, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो हमने क्या बताया, सूक्ष्म प्रजनन में बाबू अलैंगिक जनन ही संभव होता है, लैंगिक नहीं। लैंगिक नहीं, क्योंकि लैंगिक की अपेक्षा ये क्या होते हैं, सरल होती हैं, इसमें क्लोन पाई जाती है ना, और इसमें एक ही जनन अंग भाग लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलैंगिक जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज कि आवर्त बीजी पौधों में भ्रूण पुष्प में गुणसूत्र। तो बाबू याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, थिरियन होता है। थिरियन, थिरियन है जी, बिल्कुल है, सी ऑप्शन राइट। चलिए समयुग्मकी पाई जाती है, तो समयुग्मक किसमें पाया जाएगा बाबू याद रखना है। बाबू अगर पादप में पूछेगा तो समयुग्मकी पादप में पूछेगा, पादप में पूछेगा तो समयुग्मकी किस में पाया जाएगा, शैवाल में। ठीक है। अब अगर पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए, तो मेढक में समयुग्मकी नहीं, पक्षी में नहीं, फ्यूकस में नहीं, बाबू क्या हो जाएगा, क्लेडोफेरो, हमें याद रखना है, क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा में पाया जाएगा। यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन कितने सारे बच्चे हमारे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीपक प्रजापति, बजरंगी भक्त, बहुत बढ़िया। जैद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम ऐसे ही आंसर देते चलिए। चलिए पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया, यानी पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा बताया गया, है ना। पार्थेनोजेनेसिस के आविष्कारक कौन है, पार्थेनोजेनेसिस। तो बाबू याद रखना है, विबोरी नहीं, सटन और विबोरी नहीं, बाबू जोहानसन नहीं, ओवन, 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 ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर रखिएगा कि पार्थेनोजेनेसिस किसका द्वारा निर्माण किया गया था। तो बाबू याद रखना है कि ओवन के द्वारा। अगला कि निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जोड़े का अभाव होता है। तो बाबू रंध्र किसमें नहीं पाया जाता है, तो यहां पे याद रखना, हाइड्रिला एक जलीय जंगली घास है, इसमें रंध्र और जोड़े का बाबू क्या होता है, कि बाबू याद रखना है कि रंध्र और जोड़े का अभाव होता है, रंध्र और जोड़े का अभाव होता है, ये भी आपको क्लियर कर लेना है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा अगुणित संरचना है। अगुणित क्या होता है बाबू, अगुणित क्या होता है, तो बाबू याद रखना है कि युग्मक हमारा अगुणित, अंडाणु हमारा अगुणित, बाकी ये जो युग्मनज होता है ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। जब अगुणित और अगुणित मिलता है तो ये द्विगुणित, और ये द्विगुणित क्या है, युग्मनज है। लेकिन अगुणित कौन कौन सा है, युग्मनज नहीं है, युग्मक और अंडाणु। यानी यहां से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक ही बार पुष्पन करता है। बाबू ये 2024 के एग्जाम में आया हुआ है कि जिंदगी भर में, मतलब कि पूरे जीवन काल में कौन है जो एक ही बार पुष्पित होता है। तो बाबू पढ़ाने का यह मतलब है कि अगर बांस हटा दिया होता तो आप लोग एकदम इसमें धाए से गिर जाते, लेकिन बांस था तो आपको पता है कि बांस पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागरीय जो समान मछलियां होती है एवं बांस, तो ये दोनों हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोनोकॉर्पिक पौधा है। मोनोकॉर्पिक पौधा वो होते हैं जो जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। तो जीवन काल में एक ही बार पुष्पित कौन होता है, तो आपको पता है कि ये जो बांस होगा ना, बांस पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। बाकी लीची बार बार होता है, आम बार बार होता है, तो हमारा बांस आंसर। चलिए पुष्प की कृषि प्रजनन
क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी पुष्प कृषि को क्या कहा जाता है। तो बाबू याद रखिएगा, सबसे पहले अर्बोरिकल्चर को क्या कहा जाएगा, तो बाबू पेड़ लताओं झाड़ियों, यहां पे याद रखना है पेड़ लताओं, है ना, लताओं झाड़ियों, है ना, झाड़ियों याद रखना है, झाड़ियों, है ना, पेड़ लताओं झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग अर्बोरिकल्चर, लेकिन हमसे पुष्प कृषि पूछा गया। अब देखिए फ्लोरिकल्चर से हम लोग पुष्प कृषि का करते हैं। बाबू याद रखना है क्या, पुष्प कृषि, पुष्प कृषि का करते हैं, याद रखिएगा पुष्प कृषि का किससे करते हैं, तो फ्लोरिकल्चर से, तो बी वाला ऑप्शन है। हॉर्टिकल्चर से क्या होता है, तो बाबू यहां पे याद रखना है कृषि विज्ञान का, कृषि विज्ञान का लिखिएगा, कृषि विज्ञान का अध्ययन होता है, विज्ञान का, है ना, कृषि विज्ञान का अध्ययन होता है। तो बाबू आपने ये भी सीखा कि पुष्प कृषि बाबू फ्लोरिकल्चर, लेकिन अर्बोरिकल्चर से पेड़ लताओं झाड़ियों का, हॉर्टिकल्चर से कृषि विज्ञान का अध्ययन होता है, क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, बाबू लघु बीजाणुधानी का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो लघु बीजाणुधानी का निर्माण कहां पे होता है प्यारे बच्चों, पुंकेसर में होता है, जिसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतःस्थीयम होता है, बाह्य त्वचा होता है, टेप्टम होता है, जो टेप्टम हमारा स्पोरोपोलेनी नामक स्रावित करता है, आपको पता है ना, प्रोटीन स्रावित करता है, जो प्यारे बच्चों भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पता है ना प्यारे बच्चों, ये सब मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, तो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ये नहीं है, यानी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि आवर्तबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं, तो बाबू दो नर युग्मक कब बनते हैं, तो ये काई कोशिका पश्चात नहीं, लघु बीजाणुमुक्त कोशिका नहीं, जनन कोशिका के पश्चात क्या होता है प्यारे बच्चों, जनन कोशिका के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। तो जनन कोशिका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। कितने सारे बच्चे हैं जो जनन कोशिका हमारे हैं, एकदम राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब वीडियो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, फटाफट कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय में नहीं होता है, अंड समुच्चय में कौन सा नहीं होगा बाबू, अंड समुच्चय में कौन सा नहीं होगा, सहायक होगा बाबू, अंड समुच्चय में सहायक कोशिका होता है। और हमसे पूछा गया अंड समुच्चय में अंड का भी होना जरूरी है, तंतु रूप समुच्चय होता है, तो हमसे नहीं पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिव्यसनांत कोशिका नहीं होगा, यानी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। देखिए इंपोर्टेंट है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित मतलब पादप शरीर होता है। अब बताना है कि अगुणित पादप शरीर किसमें होता है ना। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस समूह में, कौन सा ऐसा समूह में जिसमें अगुणित पादप शरीर होता है, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। तो बाबू अगुणित पादप शरीर ब्रायोफाइटस में होता है, अगुणित पादप शरीर हमारा ब्रायोफाइटस में होता है, और ब्रायोफाइटस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने कितने सारे बच्चे हैं, ब्रायोफाइटस ही राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ब्रायोफाइटस बाबू, ब्रायोफाइटस के अलावा और कुछ नहीं। अब देखिए कांटेदार व चिपचिपे परागण कर और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प के निम्नलिखित में से संबंध होते हैं। तो बाबू कौन है जो फल बड़ा आकर्षक होता है, उसमें नेक्टर स्रावित होता है ना बाबू, बड़ा बड़ा फूल होता है, बहुत रंगीन होता है, कौन वाला, तो जो कीट परागण पुष्प होते हैं, जिनकी परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है ना, कीट जाते हैं, कीट उसके तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, तो बाबू उसके पास कुछ रहेगा तभी तो आकर्षित होंगे ना, है ना। तो याद रख लेना है आपको कि कीट परागण पुष्प, है ना, कीट परागण पुष्प याद रख लेना है कि जो कीट परागण पुष्प होते हैं प्यारे बच्चों, वही क्या करते हैं, ये सब करते हैं, कांटेदार चिपचिपे परागण, और प्यारे बच्चों अमृत हो गया, आकर्षक रंग और बड़ा बड़ा होते हैं, ये कौन से होते हैं, कीट परागण, ताकि ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करे और इसे परागण की क्रिया करवाए। जयांग का वह भाग जो परागकण को अनुकूल प्रकृतिक को सुनिश्चित करता है। तो जयांग क्या होता है, जो पुष्प का नर जननांग होता है, कई बार बता चुके हैं ये प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें ये क्या होता है, एस्टिग्मा होता है, एस्टिग्मा वतिकाग्र, है ना, एस्टिग्मा, ये लंबा वाला भाग स्टाइल होता है, स्टाइल होता है, ये ओवेरी यानी अंडाशय होता है। तो प्यारे बच्चों कौन ग्रहण करता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ग्रहण करता है, ये आपको क्लियर कर लेना है, स्टिग्मा ग्रहण करेगा, क्लियर रखिएगा। अगला कि एक परागकण जब 3 कोश की अवस्था में मुक्त होता है तो निम्नलिखित में से
पूछा गया है कि मुक्त होता है तो उसमें 3 कोशिका पाई जाती है। कौन कौन कोशिका पाई जाती है? कि एक परागकण जब 3 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो 2 नर युग्मक बनते हैं, एक कायिक कोशिका बनता है। देखिए तो कहीं पे है बाबू, जब 3 को अवस्था होता है ना बाबू, काय मतलब 3 कोशिकीय अवस्था में जब मुक्त होता है तो इसमें 3 जो प्यारे बच्चों याद रखने कोशिका जो पाई जाती है, पहला तो 2 गो नर पाया जाता है, 2 गो नर युग्मक बनता है और प्यारे बच्चों एक कायिक कोशिका बनता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर। अरे 59 का क्या? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए कि 64 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने पराग मृत कोशिकाओं की मियोटिक्स मतलब क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा? कितने को अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा? मियोटिक्स का मतलब अर्धसूत्री। तो बाबू याद रखना है कि एक अर्धसूत्री 4 क्या करता है बाबू? नर युग्मक बनाता है। हमने बताया ना कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 नर युग्मक बनते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 नर युग्मक बनते हैं। तो बाबू 64 परागकण है तो क्या 4 से भाग देंगे, 16 चौका 64, यानी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर? एक अर्धसूत्री विभाजन 4 नर युग्मक क्या करता है? बनाता है। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, 16 चौका 64। अब देखिए कि परागकोश की सबसे अंदर की परत टेप्टम है जिसका कार्य क्या है? बहु पराग कोट जैसे हमने जब यहाँ पे पुंकेसर को हमने जब पोस्टमार्टम किया तो वो ये 4 पालियों वाली संरचना होता है, 4 गो प्रकोष्ठ होता है और ये 4 लेयर का होता है। इसमें का जो अंतिम लेयर होता है वो होता है टेप्टम। टेप्टम क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है, जो क्या करता है प्यारे बच्चों? ये पोषण देता है, नहीं सुरक्षा प्रदान करता है। अभी देखिए, अभी आंसर हम नहीं बताए, आप बताइए, अभी आप बताइए, आप बताइए भ्रूण को क्या करेगा? 1 मिनट, हम नहीं बताएं इसका आंसर सही, आप बताइए क्या होगा? टेप्टम का कार्य क्या है? भ्रूण को सुरक्षा देना, नहीं भ्रूण को पोषण प्रदान करना, कई बार बता चुके हैं। तो ये क्लियर रखिएगा, सुरक्षा नहीं, धूल कण वर्षा वर्षा से बचाता है, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक्चुअल में जो होगा पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधों का मादा युग्मक वृद्धि निषेचन के समय होता है ना, यानी एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे के मादा युग्मक वृद्धि निषेचन का समय 7 कोशिकीय युक्त होता है। कितना कोशिकीय युक्त? 7 कोशिकीय युक्त होता है। क्लियर रखना है। अगला कि पराग कण के बाह्य चोल में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ, बाबू बताइए, पराग कण के बाह्य चोल में उपस्थित, तो प्यारे बच्चों पराग कोण मतलब पराग कोण का मतलब याद रखिएगा कि जो पराग कण होता है ना, पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो बाबू याद रखना है कि स्पोरोपोलेनिन का, है ना। टेप्टम होता है सबसे अंतिम वाला, यानी पराग कण का देखा जाए तो पराग कण का बाह्य चोल क्या होता है? टेप्टम, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है, जो क्या करेगा? भ्रूण को पोषण प्रदान देगा, है ना। यानी याद रखना है कि इसमें क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन हमारा राइट आंसर होगा, तो क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की आवर्त बीजियों में न्यूनकारी विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अत्यधिक प्रभावशाली अध्ययन इनमें से कर सकता है। तो प्रभावशाली अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो युवा तरुण परागकोश करता है ना। युवा, ये सब न्यू क्वेश्चन है, ये सब हम बताए हैं ना कि हम आपको बाबू एकदम निचोड़ पढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है? न्यू क्वेश्चन है और ये पूरा निचोड़ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की पंखवत वतिकाग्र इनमें से होता है, तो पंखवत वतिकाग्र किसमें होगा? तो गेहूं में पंखवत वतिकाग्र होता है, तो ये भी क्लियर रखिएगा कि पंखवत वतिकाग्र पूछेगा तो गेहूं में होता है, क्लियर रखिएगा। जयांग का जो भाग परागकण ग्रहण करता है, तो हमने आपको बताया ये क्या है? हमारा जयांग है। ये क्या है? हमारा जयांग है, जिसमें से ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। लंबा वाला भाग क्या होता है? स्टाइल होता है। और ये क्या होता है? ओवेरी होता है, अंडाशय होता है। तो इसमें जयांग का ऐसा कौन सा भाग है जो पराग कण ग्रहण करता है? तो बाबू याद रखना है स्टिग्मा, यानी वतिकाग्र। वतिकाग्र ग्रहण करता है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर, स्टिग्मा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की मकरंद ग्रंथियां युक्त सुगंधित पुष्प निम्नलिखित में से किसके लिए अनुकूल है? मकरंद ग्रंथि सुगंधित, ये प्यारे बच्चों कौन सा पुष्प स्रावित करता है? तो जितने भी कीट परागण पुष्प होते हैं, क्योंकि उनको कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, तो जब तक वो सुंदर नहीं होंगे, जब तक उसमें से अमृत स्रावित नहीं होगा, है ना, जब तक उसमें सुगंध नहीं होगा, तो फिर कीट कैसे जाएंगे उनके पास? तो ये सब करना पड़ता है कीट परागण वाले पुष्प को, ठीक है। तो कीट परागण वाले जितने भी पुष्प होते हैं उनमें मकरंद ग्रंथियां
युक्त सुगंधित पुष्प के लिए अनुकूलित कौन है? तो कीट परागण है। अब देखिए 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक्स विभाजन यानी कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है? तो हमने क्या बताया, एक अर्धसूत्री विभाजन 4 नर युग्मक बनाता है। तो बाबू याद रखना है कि 100 है तो 100 और 4 से भाग दीजिए, 25 चौका 100 यानी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार बताइए क्लियर। बहुत बढ़िया, इतना जल्दी हम लोग कितना कर लिए? 68 क्वेश्चन। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है बाबू, ये गलत बात है। चलिए, ये गलत बात है चला, शेयर कीजिए एक बार फटाफट से आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की पराग कोष सामान्यतः रूप से होते हैं। पराग कोष क्या होते हैं बाबू? याद रखना है कि पराग कोष, बाबू जो पराग कोष होता है ना, पराग कोष में 4 गो क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी होते हैं। कितना? पराग कोष में 4 गो लघु बीजाणुधानी। तो क्या मोनो का मतलब क्या? मोनोस्पोरिट होगा, एक होगा जी, एक होगा। हमने क्या बताया? पराग कोष में 4 गो लघु बीजाणुधानी, तो बाबू हमारा एक होगा मोनो। टेट्रा यानी क्या? 3 गो ना, 4 गो होता है, तो ये भी गलत, मोनो भी गलत। अब देखिए कि बाइस्पोरेंजिएट नहीं बाबू, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट यानी 4 गो होता है, तो 4 हमारा टेट्रा स्पोरेंजिएट होगा, तो वही राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू? सब चीज का अध्ययन होता है, लेकिन परागो कणों का तो अध्ययन होता है, तो पराग कण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बच्चे याद रख लेना है, पोलिनोलॉजी। पराग कण के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहा जाता है, सी वाला ऑप्शन। पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता है बहु, पुंकेसर क्या है? नर युग्मक भित्ति है ना। पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर जननांग है, लेकिन पुंकेसर क्या है? नर युग्मक भित्ति है, यानी बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो याद रखना है, राइबोसोम जंतु कोशिका में पाया जाएगा, गोल्जी काय बॉडीज जंतु कोशिका में, माइट्रोकॉन्ड्रिया हम लोगों में पाया जाता है, गोल्डी बजी भी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? पादप। याद रखना ये क्या है बच्चे? ये याद रखना है, ये क्या है? पादप है, पादप। तो पादप में जब ये होगा तो यही नहीं पाया जाएगा। अगला कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो जो हवा के द्वारा परागित होते हैं उसे क्या कहते हैं? वायु परागण। बिल्कुल, ये हवा परागण गलत आंसर, कीट परागण गलत आंसर, वायु परागण इज द 100% राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, तो अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से स्वपरागण होते हैं, इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। क्या होती है? स्वपरागण की क्रिया होती है। अब देखिए एंटीमोफिलस में परागण, एक होता है एनीमोफिलस, एनीमोफिलस, एक होता है एंटी, टी लग गया तो एंटीमोफिलस में कीट द्वारा, एंटीमोफिलस में कीट द्वारा, और एनीमोफिलस रहे तो उसमें वायु द्वारा होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, हवा द्वारा होगा, क्लियर रखिएगा। ठीक है बच्चे, 69 का वो रॉन्ग है, 1 मिनट देख लेते हैं, अगर गलत नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे हम। पहली बात टेट्रा, ट्राई यानी 3, ट्राई यानी 3, टेट्रा बोले हैं, टेट्रा, तो टेट्रा यानी 4, यह सही बात है। तो बोले सही है, टिक गलत है, पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। टेट्रा यानी 4 ना होगा, 4 ये हो गया। ठीक है, ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, पढ़ने में हम इसको टेट्रा पढ़ लिए, इसको ट्राई पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। सही नहीं, गलत नहीं है, बस गलती टिक हुआ है, बताए सब चीज एक्सप्लेन भी सही किया है। चलिए, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है, क्या होता है? तो नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या होगा? भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष। नारियल में क्या होता है? तरल एवं गुद्देदार पदार्थ, और ये सत्य फल है, इसको क्या बोलते हैं? सत्य फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों में, भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होते हैं? पुष्पी पादपों में 3n होता है बाबू, ये आपको क्लियर रखना है। अगला कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन कहते हैं, अंड जनन नहीं कहते हैं, कायिक विभाजन नहीं कहते हैं। अगला कि हाइड्रिला में रंध्र पाया जाता है, तो हाइड्रिला एक जलीय जंगली घास है और इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, तो बाबू इनमें से कहीं नहीं होगा, क्योंकि ना तना पर बनेगा, ना पत्ती पे, ना दोनों पे। बाबू हाइड्रिला एक जलीय जंगली घास है और जलीय जंगली घास में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
गोलू बाबू झारखंड बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी होता है ना हर जगह। क्यों नहीं समझते आप लोग, एनसीईआरटी होता है। अगला क्वेश्चन की पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। जो पराग कण का बाह्य चोल बना होता है बाबू अंतिम परम टेप्टम, और टेप्टम क्या स्रावित करता है, तो स्पोरोपोलेनिन, यानी ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अगला के निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा होता है, तो कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं लेकिन नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। ये ड्रोसेरा है, नेफेंथिस है, यानी सी वाला ऑप्शन राइट। अब देखिए कि मक्का युक्त मतलब मक्का में प्रोटीन युक्त जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, मक्का में प्रोटीन युक्त जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, एल्यूरिन भित्ति होता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनेंगे, अभी तो जस्ट बताए ना कि एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं, तो आपने क्या बताया कि सर नर युग्मक बनेगा 4, तो 4 है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, एक होता है आधुनिक, एक होता है प्यारे बच्चों भारतीय भ्रूण विज्ञान, एक होता है बाबू की भ्रूण विज्ञान के जनक। तो सिंपल सा समझिए, अगर भ्रूण विज्ञान सुनिए, अगर भ्रूण विज्ञान है तो भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन महेश्वरी, है ना, यानी पी महेश्वरी। अगर पूछ दिया जाए आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनन, तो वन वेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आधुनिक लग गया, तो वन वेयर हमारा राइट आंसर, यानी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ये सिर्फ रहेगा भ्रूण विज्ञान, तब हमारा अरस्तु होगा। अब देखिए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो बाबू भ्रूण को पोषण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बाबू किसका मांसल पुष्पासन खाते हैं, तो हम लोग सेब का मांसल पुष्पासन खाते हैं, सेब का मांसल पुष्पासन। चलिए स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उसके शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पता है ना। शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है। शुक्राणु की सतह पे क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एक बार बता दीजिएगा सही बच्चे। तो देखिए यहाँ पे स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन के बीज चोल खाया जाता है किस किस का, शरीफा का हम लोग बीज चोल खाते हैं, नारंगी का नहीं खाते हैं, सेब का नहीं खाते हैं, इनमें से सभी नहीं होगा, यानी शरीफा का बीज चोल हो गया। अब देखिए भूमि फलनी फल है, बहु भूमि फलनी फल आलू है, आलू सब्जी है, प्याज सब्जी है, अदरक सब्जी है, भूमि फलनी फल हमारा मूंगफली है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, बाबू इसमें बीज भी बनेगा, पुष्प पीपल में भी, बाबू चीड़ में नहीं बनता है, बीज तो बनेगा लेकिन पुष्प नहीं चीड़ में। अगला क्वेश्चन कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, तो बाबू द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। ये आपको क्लियर कर लेना है, सी ऑप्शन राइट। चलिए भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हमने क्या बताया, अगर भारतीय लग गया तो पंचानन महेश्वरी, यानी पी महेश्वरी है बाबू, बिल्कुल पी महेश्वरी है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो जिसमें चींटियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो बाबू उसे कहते हैं मर्मिकोफिली, क्या कहते हैं, मर्मिकोफिली, बी वाला ऑप्शन सही। चलिए सेमल में परागण किसके द्वारा होता है, तो सेमल में परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है, सेमल में परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की एंटीमोफिलस, अब देखिए एंटीमो, बाबू एनिमो नहीं है, एंटीमो है, तो अगर टी लग गया तो उसे क्या बोलिएगा आप लोग, कीट परागण। अगर एनिमो होगा एनिमोफिलस में तो उसमें हवा द्वारा, लेकिन एंटीमो है तो कीट द्वारा। अब देखिए युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन, युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो ये आपको याद रखना, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट, गैमेट यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन कॉल्ड इज गैमेटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है कि पनीर द्वारा मतलब पानी द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो अगर परागण की क्रिया जल द्वारा हो रही है उसे क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। अगला कि परागकण होता है, बहु परागकण क्या होता है, अगुणित कि त्रिगुणित कि द्विगुणित, तो परागकण अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड 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 राइट आंसर। अब देखिए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो बहु भ्रूण को पोषण दिया जाता है, क्लियर। अब देखिए पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, बहु पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है ना, बहु पुष्प का नर जननांग होता है। ये हमारा क्या हो गया, समझ लीजिए कि ये हमारा पुंकेसर हो गया, ये हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। ये दो भागों में होता है, ये तंतु होता है और ये पराग कोष होता है, पराग कोष होता है, ठीक है। तो कितना भाग हो गया, 2 भाग हो गया, तो 2 भाग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर की पुंकेसर कितने भागों में, पहला तंतु और दूसरा पराग कोष, तो 2 भाग हमारा राइट आंसर। क्लियर बच्चे, क्लियर, एक बार बताइए क्लियर। चलिए सीमा शेख बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, लाखों सरेजा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए कि पुष्प में नर जननांग
को कहते हैं। बहु पुष्प का नर जननांग क्या है? जयांग, तो स्त्री केसर को कहते हैं। यहाँ पे कोरोरेला नहीं होगा, यहाँ पे अन्य नहीं होगा। पुमंग यानी पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर जननांग। अब देखिए बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की क्रिया बाबू असंगक जनन कहते हैं। बाबू अगर बिना निषेचन के बीज पैदा हो रही है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? असंग जनन कहेंगे। अब देखिए कि एनाटोपस बीजांड होता है। बाबू हमने क्या बताया? एनाटोपस बीजांड उल्टा होता है, एनाटोपस बीजांड उल्टा होता है। अगला कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? बाबू जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि क्या है? तो ट्यूबेक्टोमी है और वैसेक्टोमी है, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अब ये क्या है? नसबंदी का होता है ना, ये नसबंदी होता है जिसमें वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? जो वृषण से जाता है ना प्यार बच्चों हमारा शुक्राणु बन के, है ना, शुक्रवाहिका नली, उस शुक्रवाहिका नली को काट दिया जाता है, उसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। यानी वैसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो अंडाशय में से अंडाणु जाते हैं फुलोपियन नलिका द्वारा, तो उसको कट किया कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी ये दोनों हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट। चलिए, मासिक चक्र पाया जाता है प्रेमिट की मादा में, मनुष्य की मादा में मासिक चक्र नहीं। गलती उस दिन की तरह मत कीजिएगा आप लोग, स्तनपायी मादा में नहीं, प्रेमिट की मादा में याद रखना है। अब चलेगी मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण होता है बाबू किसमें? ओवेरियन फोलिकल, फिलोपियन नलिका में नहीं होता है बाबू। मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण किसमें होगा? ओवेरियन फोलिकल में होता है, ओवेरियन फोलिकल। अगला कि ये क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका भाग है? तो ये क्रोमोसोम क्या होता है? जो मानव शुक्राणु होता है उसका प्यार बच्चों ये शीर्ष भाग होता है, ये शीर्ष भाग, यानी मानव शुक्राणु का क्या होगा? शीर्ष भाग राइट आंसर। मानव शुक्राणु का मध्य भाग तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसके सतह पे गोल्जिकाय बॉडी होता है, लेकिन इनमें से सभी वाला नहीं होगा, हमारा बी वाला होगा। अब देखिए क्रोमोसोम भाग है किसका? ये डीएनए का भाग है, आरएनए का भाग है ना, ये शुक्राणु का भाग है, और मानव शुक्राणु का ये शीर्ष भाग होता है एक क्रोमोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ग्रीवा कहां पाया जाता है? तो गर्भाशय और जो योनि होता है उसके बीच में हमने पढ़ाया था कि ग्रीवा कहां पाया जाता है। तो जो गर्भाशय होता है महिलाओं का और जो योनि होता है उसके बीच में बाबू ग्रीवा पाया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फिलोपियन ट्यूब में नहीं, वृक में नहीं, गर्भाशय के बॉडी और योनि के बीच में, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला कि शुक्राणुओं का अक्षीय तंतु किसका बना होता है? तो शुक्राणु का अक्षीय तंतु दूरस्थ वर्तुलिका, क्या बाबू? दूरस्थ वर्तुलिका का बना होता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाए कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? तो मानव में हिमोकोरियल प्लासेंटा होता है, मानव में हिमोकोरियल प्लासेंटा होता है। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? बाबू कौन सा शरीर में नहीं रहेगा तो निषेचन की क्रियाएं पूर्ण नहीं होगी? तो बाबू याद रखना है कैल्शियम के बिना निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, क्लियर रखना है। अब देखिए एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या, तो एक महिला पूरे जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न करती है? तो आप बताइएगा 400 अंडा, लगभग कितना? 400 अंडा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर, क्लियर रखिएगा। चलिए क्लियर। और बाबू भाग रहे हैं ना, बायो का एग्जाम ही 1 तारीख से है, पहली बात। आप ये गलत कर रहे हैं, सही बात है, बहुत भारी गलती कर रहे हैं आप लोग। 1 तारीख को यही है, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई है तो यही है, बायो ही है, ठीक है ना। तो इसको बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़िए, ठीक है। बाकी तो वो सब आता जाता रहेगा, लगन पढ़ाई, ठीक है। तो लगन उगन तो आता जाता रहेगा, लेकिन पढ़ाई आता जाता बाबू नहीं रहेगा। अब देखिए कि एक क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? एक क्रोमोसोम, तो ये मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग हमने बताया था ना। चलिए आगे आ जाइए कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो बाबू सर्टोली कोशिका के बारे में इतना अच्छा से बताया है कि ये वृषण में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका कहां पे? वृषण में। और वृषण का है तो नर जननांग है, और मर्दों का यानी नर का जो क्या है? प्रमुख जननांग है। तो याद रखना है वृषण, वृषण है जी, वृषण बिल्कुल है। टेस्टिस यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो, याद रखना। अगला कि गर्भाशय के प्रथम गति तथा इसके सिर पे बाल आना, है ना, उपस्थित प्राय गर्भ अवस्था के किस महीने के दौरान अनुभव होता है? यानी गर्भ का शिशु गतिशील होता है और उसके सिर पे बाल आने लगता है कितना महीना में? 5 महीना बाद। तो 5वें महीना में हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला की गर्भधान अवधि, यानी गर्भधान अवधि कब होता है? जन्म और यहाँ देखिए प्यूबर्टी के बीच की अवधि ना, भ्रूण निर्माण और गर्भधारण की अवधि नहीं। निषेचन और शिशु के जन्म, बाबू निषेचन होता है, निषेचन कब होगा? जब नर जनन अंडाणु मादा जनन शुक्राणु, मतलब नर जनन शुक्राणु मादा जनन अंडाणु मिलेंगे, युग्मनज
अनाज होगा, उसके बाद से निषेचन की क्रिया होगी, उसके बाद से प्यारे बच्चों जब तक शिशु जन्म नहीं लेगा तब के बीच की अवधि को हम लोग गर्भधान अवधि कहते हैं। अगला कि किसकी भ्रूण में परजीवी की तरह बाबू क्या होता है, पोषण होता है, तो बाबू पक्षी में होगा नहीं, उभयचर में होगा, सरीसृप में होगा नहीं, बाबू स्तनधारियों में होता है। स्तनधारी यानी स्तन पे जितने भी रहने वाले हैं उसमें परजीवी की तरह पोषण इसमें होता है। अब देखिए कि हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है बाबू किसमें, तो हीमोकोरियल प्लासेंटा मनुष्य में हमने बताया। तो अगला क्वेश्चन है कि मादा औरतों में निषेचन अंड का यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रतिस्थापना गर्भाशय में कब होता है। अब बताइए कि मानव में यानी मानव मादा होती है उसमें निषेचन अंडे का जो प्रतिस्थापन होता है गर्भाशय में कब होता है, तो बाबू निषेचन के कितना दिन बाद, 7 दिन बाद। निषेचन के 7 दिन बाद क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये जो निषेचित अंडे होते हैं ना वो गर्भाशय में चले जाते हैं। तो यहाँ पे निषेचन के 2 महीना बाद नहीं जाएगा, निषेचन के 1 महीना बाद नहीं, निषेचन के 3 सप्ताह बाद नहीं, निषेचन के 7 दिन बाद चला जाता है गर्भाशय में। ठीक है, तो क्लियर रखना है। अगला कि एक क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जिकाय बॉडीज है जी। एक क्रोमोसोम का निर्माण गोल्जिकाय बॉडी से होता है। एक क्रोमोसोम का निर्माण किससे, गोल्जिकाय बॉडी से होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है, बाबू ये पूछा गया है नर का। नर का प्राथमिक जनन अंग वृषण। वृषण में क्या होते हैं, हमारे शुक्राणु बनते हैं। अधिवृषण में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। फिर शुक्रवाहिका नली द्वारा शुक्राशय तक जाते हैं जहां पे शुक्राणु को पोषण प्रदान किया जाता है। और जब प्यारे बच्चों आदमी करता है तो बाहर निकल जाते हैं, किसके, तो मूत्र मार्ग से ही वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव वीर्य यानी मानव स्पर्म का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.55। अब देख लिए अगला कि वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका कौन कौन सा है, तो बाबू वृषण में कौन सा हार्मोन होता है, तो लीडिंग सेल, लीडिंग हार्मोन। वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित कोशिका है, तो बाबू याद रखना लीडिंग कोशिका यानी 125 का क्या हो जाएगा बच्चे, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एंड्रोजन। याद है एंड्रोजन, एंड्रोजन नर हार्मोन है ना एंड्रोजन, तो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो हमने बोला था सिर्फ कि अगर सिंपल लिखा रहा है भ्रूण विज्ञान तो अरस्तु हो जाएंगे। अगर सिंपल लिखा रहा है भ्रूण विज्ञान अरस्तु हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा वहां पे भारत लिख दिया जाए कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी। अगर आधुनिक पूछ दे तो वन वेयर, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है, तो विकसित शुक्राणु को पोषण कौन देता है बाबू बता दीजिए। यहाँ पे अंत कोर्सिया कोशिका नहीं, स्पेमोटोगेनियम नहीं बाबू, यहाँ पे शुक्राणु कोशिका नहीं, तो हमारा बच्चा क्या, सर्टोली कोशिका। ये आपको क्लियर रखना है। चलिए गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, है ना बाबू। युग्मक के निर्माण को, युग्मनज नहीं, युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। वही इंग्लिश में दे दिया कि गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस। अगला कि मानव प्लेसेंटा क्या होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। मानव का प्लेसेंटा हीमोकोरियल प्लेसेंटा। भ्रूण की 16 कोष की अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। ये सब क्लियर रखना है कि भ्रूण की 16 कोष की अवस्था मोरूला। अगला कि योनि प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं बाबू, योनि प्रायः एक पतली झिल्ली से ढकी हुई होती है, एकदम बहुत पतली झिल्ली होती है, जो प्यारे बच्चों महिलाओं को साइकिल चलाते वक्त या प्यारे बच्चों कभी भी वो फट जाती है, वो उसे क्या कहते हैं, वो हाइमन होता है, हाइमन हाइमन हाइमन, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्त्रियों में योनि होती है वो प्रायः पतली झिल्ली से ढकी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। अब देखिए अंडवाहिनी का अंतिम भाग बाबू, हमने बताया था अंडवाहिनी का अंतिम भाग स्थमस, है ना। अंडवाहिनी का अंतिम भाग स्थमस, तो यहाँ पे स्थमस राइट आंसर। अगला जीवों में प्रजनन की क्रिया किस लिए जरूरी है, जीव प्रजनन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ये सब के लिए करते हैं। यानी जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को जीवों को बनाए रखने के लिए, यानी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है, तो जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं नर हार्मोन अंडकोश में बनता है। नर हार्मोन कहां बनेगा, अंडकोश में। नर हार्मोन कहां बनता है, अंडकोश में बनता है। न फेफड़ा, न किडनी, न लीवर, बाबू याद रखना अंडकोश राइट आंसर। चलिए फर्टिलाइजन प्रोटीन बाबू हमने बताया था कि शुक्राणु का क्या है, शीर्ष भाग एक क्रोमोसोम, और शुक्राणु के सतह पे क्या बनता है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन। तो शुक्राणु के सतह पे क्या बनेगा, फर्टिलाइजिन प्रोटीन। बाबू फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहां पाए जाते हैं, शुक्राणुओं के सतह पे। अगला क्वेश्चन आ जाए कि वृषण थैली किससे संबंधित है, तो बाबू जो वृषण थैली होता है
जो सभी बच्चों के पास है ना, जिसमें आपका वृषण है वो प्यारे बच्चों क्या होगा, वृषण थैली कहलाता है। जिसमें आपका वृषण है वो वृषण थैली है, ठीक है। और वृषण थैली वृषण से ही संबंधित है, क्लियर कर लेना। अगला कि द्विगुणित है, तो द्विगुणित क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि अंड हमारा अगुणित, परागण हमारा अगुणित, लेकिन युग्मनज क्या होता है, जब अगुणित अगुणित बनता है तो युग्मनज यानी 2n बनाता है, यानी द्विगुणित हमारा युग्मनज हो जाएगा। अगला कि सहेली क्या है जी, तो सहेली गर्भ, यहाँ पर गर्भ धारण की मुख्य गोली नहीं, सहेली जो है गर्भ धारण की नहीं है, गर्भ निरोधक है ना, एक नॉन स्टेरॉइड गोली भी है। तो याद रखना है एक नॉन स्टेरॉइड गोली और मानव के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली, यानी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, सही बात है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी, ना याद रखना है जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, नहीं प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर, डी मत मारिएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है। तो बाबू याद रखना है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सामान्य विधि कौन सी है। तो बाबू याद रखना है कि भारत में सामान्य विधि कौन सा हो जाएगा, तो बाबू यहाँ पे अंतः गर्भाशय युक्तियां, अंतः गर्भाशय युक्तियां, ये राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए सर इनमें से सभी हो जाएगा, कैसे सभी होगा बाबू, मान लीजिए कि आप ही है, आपका शादी हो गया है ना, आपका शादी हो गया समझिए, तो आप बचे, आपके माता पिता बचे, है ना। मान लीजिए आप अकेले भाई हैं, अकेले हैं, तो आपका आप हुए, आपकी बीबी हुई और माता पिता, मान लीजिए 4 आदमी हुए। तो कुछ लाते हैं, मान लीजिए कुछ खाने ही वाला लाते हैं, बर्गर लाते हैं, तो 4 को बर्गर से हो जाएगा। 2-3 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद आपका बेटा बेटी हो जाएगा, 10 साल बाद तो 2 को बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा, 2 को और आपको लाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगा ना। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास हमारा जनसंख्या अवनमन कहलाता है। ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है बच्चे, क्लियर। सर जी आप खाली शादी का बर्गर, शादी का बात करते हैं, काहे नहीं कर लेते हैं बात। अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग उसी पे खुश होंगे और किसी चीज पे तो खुश होंगे नहीं। पढ़ लीजिए बाबू, अच्छा खासा नौकरी करिएगा ना, चाहे अच्छा खासा जॉब करिएगा तो खूब आपका शादी भी हो जाएगा जल्दी। नहीं पढ़िएगा, नहीं कमाइएगा, तो देखिए ना बेरोजगार लोगों की शादी भी देर से होती है ना। तो अगर इस सब का जल्दीबाजी भी है तो पढ़ाई लिखाई करिए और जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, कमाइए, अच्छे से रहिए, ठीक है। लेकिन 25 के बाद ही कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इससे पहले हवड़ा जाए, ना एकदम ना, गलत बात बा बाबू, ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम 28-30 में, ठीक बा, 25 के बाद। चलिए सहेली जो मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग की जाती है बाबू, सहेली को हम लोग क्या करते हैं, सप्ताह में 1 बार लेते हैं। ये क्या है बाबू, गर्भ निरोधक गोली है, IUCDS द्वारा बनाया गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था के द्वारा बनाया गया है, और इसको 7 दिन में 1 बार लेना रहता है, ठीक है। ये आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पे RU 486 दवा का उपयोग हम लोग किसमें करेंगे, तो RU 486 दवा का प्रयोग हम लोग गर्भपात के कारक के रूप में करते हैं, गर्भपात के कारक के रूप में इसको किया जाता है, तो गर्भ निरोधक में नहीं, गर्भपात के कारक के रूप में होता है। अगला कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो बाबू याद रखना है कि गर्भपात का सबसे अच्छा पूछा गया, कि सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा है ये बांधकरण। नसबंदी में आता है वैसेक्टोमी, जिसमें वृषण से जो जाता है शुक्रवाही का नली शुक्राशय तक, उसको काट के हटा दिया जाता है ना, कनेक्शन खत्म, है ना। आपको याद रखना है कि वैसेक्टोमी तो हो गया। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, महिलाओं के जो अंडाशय में से अंडाणु निकलता है और जो नली द्वारा जाता है उसको काट दिया जाता है ना। तो हमारा बांधीकरण हो गया। चलिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई, तो बाबू इसके द्वारा कौन सा, तो बाबू याद रखना है सहेली तैयार किया गया है, सहेली तैयार किया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन यहाँ पे रिट्रोवायरस द्वारा, तो रिट्रोवायरस द्वारा हमारा सुजाक नहीं होगा बाबू, याद रखना सिफिलिस नहीं होगा, एड्स हो जाएगा। बाकी ये सब यौन संचारित रोग है लेकिन एड्स होता है। अगला की परिवार नियोजन कार्यक्रम बाबू 1951, बताइएगा 1951 ना रहे, 1952 रहे तो वो भी मारिएगा, 1952 भी कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है। तो क्लियर रखिएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951, कितने सारे बच्चे हैं, 1951 और 1952, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आज रखिएगा कि जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा,
किस वैज्ञानिक ने जनसंख्या पे निबंध लिखा था? तो माल्थियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? जनसंख्या पे निबंध लिखा था। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा विज्ञान द्वारा वृषणों को काट के हटाया जाना क्या कहलाता है? अब देखिए, अब क्या बोला जा रहा है कि वृषण के कनेक्शन क्या कर दो बाबू, डॉक्टर साहब से बोला जाएगा कि मेरा एगो कौन तो पथरी का ऑपरेशन कराने गया था, ये बिहार का बात है, ज्यादा दिन का बात नहीं है, सुनिएगा, ज्यादा दिन का बात नहीं है। वो गया था पता नहीं किस चीज का ऑपरेशन कराने, पथरी का ऑपरेशन कराने गया था, उसका नसबंदी कर दिया था, उसका कनेक्शन है वृषण का काट दिया, बेचारा अभी शादी ब्याह उसका नहीं हुआ था। बताइए, खाली कटने के बाद से फिर लड़का फैका नहीं होगा। डॉक्टर सब क्या कर दिया गया था कि गया था बेचारा पथरी का ऑपरेशन कराने, उसका वैसेक्टोमी कर दिया, यानी क्या किया? वृषणे का कनेक्शन धके कैंची से काट दिया उसका। अब बताइए, शादी ब्याह हुआ ही नहीं है उसका। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर पुरुष में किया जाता है तो वेसेक्टोमी, तो यहाँ पे क्या है? वेसेक्टोमी। तो यहाँ पे वेसेक्टोमी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि परखनली शिशु के संबंध में सत्य है, तो परखनली शिशु क्या होता है? मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि। बात यहाँ आप देखिए कि जन्म पूर्व शिशु को, अरे इंक्यूबेटर में रखना, नहीं, जननांगों से बाहर निषेचन, हाँ सही बात है, तथा गर्भाशय में परिवर्धन, बिल्कुल राइट आंसर। निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर, ना ना, ये गलत आंसर है ना। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण की स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो स्त्री द्वारा बाबू डायफ्राम योग किया जाता है, मुख्य गोली किया जाता है, कॉपर टी IUCDS द्वारा बनाया गया है, लेकिन निरोध यानी कॉन्डम का उपयोग महिलाएं नहीं करती है या पुरुष करते हैं। तो ये गलत आंसर, क्लियर रखिएगा, ठीक है, ये महिलाएं यूज नहीं करते। अब देखिए, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? जन्म से पूर्व यानी जन्म होने से पहले अगर लिंग जांचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एमिनियोसेंटेटिस कहते हैं, जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग प्यारे बच्चों बहुत ये क्या किया गया, इसका दुरुपयोग बहुत किया गया था, एमिनियोसेंटेटिस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला की परखनली शिशु का तकनीकी है जिसमें क्या किया जाता है? परखनली शिशु में क्या होता है कि अंडवाहिनी से युग्मक लेकर सर्वाधित किया जाता है, फिर इसे रोपित, ना अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित करके रोपित, बिल्कुल ये वाला होगा। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मज परखनली में होता है, ना युग्मक परखनली में नहीं होता है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला कि कौन सा तकनीक पुरुषों से संबंधित है? वो पुरुष में क्या होगा? पुरुष में क्या होगा? वैसेक्टोमी होगा बाबू, वृषण को काट के हटा देना, यानी वृषण को काट के हटाया ना नहीं जाता है, बने उसको ये का मतलब उसका शुक्रवाहिका नली को काट दिया जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन की कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी किसे रोकता है बाबू? ये निषेचन को रोक देता है। ये IUCDS द्वारा बनाया गया, IUCD के द्वारा ये बनाया गया है, ये आपको याद कर लेना है कॉपर टी। अगला की जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो वो जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो मानव के द्वारा सबसे ज्यादा जो कठिनता है वो क्या है बाबू? जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट है जी, जनसंख्या विस्फोट का बाबू किया जा रहा है। अगला कि संतान उत्पत्ति नियंत्रित, यानी संतान ना हो उसके लिए क्या क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां है, यांत्रिक विधियां है, आप प्राकृतिक विधियों से भी रोक सकते हैं, यानी इनमें से सभी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है बाबू? मलेरिया यौन संचरित है ना, एड्स हमारा यौन संचरित रोग है, क्या डेंगू यौन संचरित रोग है ना, तो हमारा एड्स राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली कौन कौन सी है? माला डी भी हमारा है, सहेली भी है और माला एन भी है, ये सारा क्या है? क्या है? तो ये गर्भ निरोधक गोलियां है ना। तो ये सब माला डी और माला एन जो है ना बाबू 20 दिन तक इसको लगातार लिया जाता है, 20 दिन तक लगातार खाया जाता है, उसके बाद से 7 दिन में एक बार खाया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन ये जो सहेली है हफ्ता में एक बार खाया जाता है, यानी इनमें से सभी वाला आंसर हमारा सही आंसर। अब गला कि लिंग जांच की कौन सी विधि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया? तो बाबू लिंग जांच की जो विधि थी एमिनियोसेंटेटिस, उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया था बाबू। जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है उसका लिंग जांचने के लिए कि हाँ भ्रूणों में जो बच्चा है वो लड़का है लड़की है। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया गया? तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा बाबू आपको ध्यान में रखना है कि किस बीमारी का पता लगाया गया था, तो आप लोग क्लियर रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी HBV वायरस के द्वारा जो होता है उसका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक गर्भाशय रोकने के लिए IUCD के द्वारा बनाया गया? अभी तो बताया IUCD द्वारा कॉपर टी मतलब बनाया गया,
कॉपर टी निषेचन को रोकता है, कॉपर टी बनाया गया। अगला कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल प्रमुख जाने जाते हैं, तो बाबू ये किसके लिए जाने जाते हैं? मोटर पे कार्य करने के लिए और आनुवंशिकता के लिए, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो डाउन सिंड्रोम कब होता है? तो ट्राइसेमी यानी गुणसूत्र विकार का ये क्वेश्चन है, और एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है तो वो 46 प्लस एक क्या हो जाता है? 47 हो जाता है। तो 47, जिससे बच्चे मंदबुद्धि बुड़बक सब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितना प्रतिशत है? तो बाबू कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 50-50 है, हो गई तो लड़का ना भइल तो लड़की, है ना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। अब देखिए कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में मिलती है? तो क्रॉसिंग ओवर हमारा पैकेटिन की अवस्था में देखने को मिलता है, तो पैकेटिन हो गया। चलिए इनमें से कौन सा वैश्विक सर्वदाता समूह है, यानी कौन है जो सबको रक्त दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में सुने होंगे आप कि ये सबको रक्त दे सकता है ना, आपने सुना होगा कि ये सबको रक्त दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है सबको रक्त देता है ना, ये तो आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यौन संबंधित गुण है? तो अब वर्णता है यौन संबंधित गुण, इसमें लाल और हरा का पहचान रोगी नहीं कर पाता है, लाल और हरा का पहचान रोगी जो है नहीं कर पाता है, ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए संबंधता की खोज किसने की? तो बाबू संबंधता की खोज की थी पन्ने वैज्ञानिक ने, तो पन्ने ने किया था, सी वाला ऑप्शन राइट। चलिए मेंडल ने प्रस्तावित किया, क्या किया? तो मेंडल ने प्यारे बच्चों अर्जित गुणों का वंशगति, सहलंगता का नियम नहीं, अनुवांशिकता का नियम दिया, अनुवांशिकता का नियम, है ना। तो ये आपको क्लियर रखना है। चलिए हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो जो हीमोफीलिया है प्यारे बच्चों वो क्या है? हीमोफीलिया के बारे में आप बता दीजिए कि जिसमें रक्त स्राव बंद नहीं होता है, कहीं पे कट जाता है तो वहां का रक्त कभी नहीं रुकता है ना, जल्दी रुकता ही नहीं है ना। यानी प्यारे बच्चों ये क्या है? तो याद रखना है कि ये क्या है? वंशगति रोग है। ये क्या है? वंशगति रोग है, अनुवांशिकी रोग इसी को कहते हैं। अगर बाप को है तो उसके पुत्र में भी होगा, संतान दंत संतान चलता ही जाएगा। तो ठीक है, याद रखना है हीमोफीलिया किस तरह का है? वंशगति रोग है। चलिए युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को बेटेसन यानी याद रखना है बेटेसन और पनेट ने किया था, है ना, बेटेसन और पनेट ने किया था, ये आपको क्लियर रखना है। अब देखिए मानव रुधिर वर्ग कौन कौन सा है बाबू? किसमें सी पाया जाता है जी? एक बार हाथ उठाओ तो, किस किस बच्चे में ब्लड ग्रुप सी है? कभी सुने हैं कि हाँ इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप सी है सर जी? कहीं सुने हैं जी? चले लाखों बता रही है कि 172 का सभी होगा सर जी, रुक जाइए देख लेते हैं। हीमोफीलिया बाबू वंशगति रोग है, वंशगति रोग है ये। चलिए इसमें क्या हो जाएगा बाबू? जिसमें सी सी लगाए काट दीजिए, तो जब इसमें भी सी लगाए काट दिए तो उपयुक्त तो सभी भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा? सी वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। गुरुजी मेरा विवेक आसपुर सर जी मेरा है बिल्कुल। चले तो सी ब्लड ग्रुप है तो बढ़िया है बाबू, तब आप अमर है ना, तब आप अमर है ना। देखिए क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसेमी, ट्राइसेमी का मतलब क्या होता है? 2n+1 हो जाता है। अब ट्राइसेमी के कारण आपको पता है ना क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। और क्लाइन फिल्टर क्या होता है? ट्राइसेमी के कारण से होता है। तो 2n+1 इसमें दोनों देना चाहिए यार। ट्राइसेमी के कारण, ट्राइसेमी के कारण तो बाबू ये हमारा क्लाइन फिल्टर होता है, क्योंकि इसमें भी 47 हो जाता है और डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो जाता है, तो दोनों ऑप्शन होगा, है ना। टर्नर सिंड्रोम मोनोसेमी के कारण होता है, 2n-1 हो जाता है, यानी इसमें 45 हो जाता है। तो हमारा क्या होगा? हमारा दोनों ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो बाबू क्या कहते हैं? एक जीन के विभिन्न रूप को हम लोग यहाँ पे क्या युग्म विकल्पी कहते हैं। एक जीन के विभिन्न रूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। लेक ओपेरोन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बाबू याद रखना है कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनधिकारी जीन क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरचना का, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर। अगला कि अर्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो अर्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत लैमार्क और ट्रेविरेनस। अब देखिए एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है? तो जब प्यारे बच्चों शुद्ध लंबेपन और शुद्ध बौनेपन को, फिर शुद्ध लंबेपन और शुद्ध बौनेपन को जब इसका युग्मक बनाया जाता है चेला, तो युग्मक बनेगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अगर हम इसका युग्मक बनाए तो इसका भी कैपिटल टी और यहाँ पे बन गया स्मॉल टी। अब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो टी में टी से क्रॉस होगा तो टी टी। फिर प्यार बच्चों इस टी का इसके टी के साथ होगा तो यहाँ पे टी टी।
है ना। यानी अब देखिए, अब फिर इसमें टी में कराया जाएगा, इसका इससे कराया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब फिर स्मॉल टी में स्मॉल टी से कराया जाएगा तो स्मॉल टी। यानी इसमें क्या हुआ, तीन गो ये लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाया और एक गो क्या किया, बौनापन अपने प्रभाव को दर्शाया। यानी 3 अनुपात, कितने सारे बच्चे हैं जो 3:1 मारे हैं, तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि सिल्क कोशिका एनीमिया किस प्रकार का संबंध है, तो सिकल सेल, मतलब याद रखना सिल्क कोशिका यानी सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रक्त क्या होता है प्यारे बच्चों, चिपचिपा हो जाता है, रक्त जल्दी मृत्यु हो जाती है आरबीसी की, तो ये आपको याद रखना है ऑटोसोम संबंधित ये रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस के अनुलक्षणी में फिनोटॉपिक 9:3:3:1 है ना, क्लियर रखिएगा। अगला कि ट्राइसेमी 2n+1 के कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, मंदबुद्धि बुड़बक, तो मंदबुद्धि बुड़बक किस में होंगे, डाउन सिंड्रोम में होंगे, ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, तो वो पृथक्करण के सिद्धांत को ही तो हम लोग मेंडल के द्वितीय नियम को पृथक्करण का सिद्धांत, उसको हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखिए कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, बाबू मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया, जिसमें विपरीत जोड़ी को उन्होंने क्या कहा था बाबू, याद रखना एलील कहा था। अब देखिए मनुष्य के पुरुषों में गुणसूत्र, तो पुरुष में क्या 44 + XY पुरुष, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है, तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन हमारा क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपिक कहा जाता है, ये भी क्लियर रखिएगा। अगला के निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण से होता है, तो बाबू याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, सिकल कोशिका एनीमिया, ये प्यारे बच्चों याद कर लेना है कि होमोग्लोबिन के त्रुटि के कारण से होता है। डाउन सिंड्रोम तो ट्राइसेमी, यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल यहाँ पे नहीं होगा, क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम ये भी गुणसूत्रीय विकार है, तो हमारा गलत आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए उसे हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। अब बताइए प्यारे बच्चों एक बात कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन अगर बनता है तो इसको क्या कहते हैं, एक बार बताइए। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, एक बार बताइए। ट्रांसलेशन अमुक आ गया, वाह गौरव मिश्रा, चलिए बहुत बढ़िया, ट्रांसलेशन विवेक, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 200 क्वेश्चन कितना जल्दी करा दिए। चलिए मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है, मनुष्य में किसके द्वारा, माँ के पोषण द्वारा ना, ये लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग द्वारा ही क्या होता है, लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, याद रखना है, पिता के प्रबलता द्वारा, पिता के प्रबलता द्वारा नहीं, भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि कानों पर बाल की बहुलता किस जिन में पाई जाती है, बाबू ये जो वाई होता है ना, ये पुरुषों के लिए होता है, और कान पे बाल वाई क्रोमोसोम, राइट आंसर। अब देखिए मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों का चुना था, एक मटर वर्षीय पौधा होता है। अगला क्वेश्चन कि मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणी की जोड़ी को क्या कहा, अलील कहा, यह भी क्लियर रखिएगा। पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने, रेजिनेल्ड ने, याद रखना है पुन्नेट वर्ग रेजिनेल्ड ने। अगला कि किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों का संश्लेषण क्या कहलाता है, तो किसी परिवार का अनेक पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वंशावली विश्लेषण, यानी वंश दर वंश वो चलता ही रहेगा, जैसे प्यारे बच्चों हीमोफीलिया, है ना। अगला क्वेश्चन कि लंबे व बौनेपन के पौधों में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इसका जीनोटॉपिक, तो जीनोटॉपिक में हमने क्या किया था कि शुद्ध लंबेपन और शुद्ध बौनेपन, शुद्ध लंबेपन और शुद्ध बौनेपन। अब इसमें क्या किया था, हमने इसका युग्मक बनाया था, आपके सामने ही बना था। जब हम इसका युग्मक बनाएंगे बच्चों तो ये हमारा कैपिटल टी और ये हमारा स्मॉल टी, फिर हमने इसका भी युग्मक बनाया तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, फिर हमने क्या किया, क्रॉस कराया तो टी का एक बार किसके साथ, अरे एक मिनट, इस टी का एक बार इस टी के साथ, तो बचा क्या बाबू, हमारा बना टी और टी। अब देखिए इस टी का इस टी के साथ तो बचा टी और स्मॉल टी, है ना। फिर क्या किए कि अब स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ तो टी और स्मॉल टी, है ना। उसके बाद से फिर क्या किए, इस टी का फिर से स्मॉल के साथ तो स्मॉल टी दोनों आ गया। यानी यहाँ पे देखिए 3 गो जो है
3 को अपना लंबापन दर्शा रहा है और 1 को बौनापन दर्शा रहा है, यानी 3 अनुपात आया, तो बिल्कुल 3 अनुपात आया। किसको कराए तो शुद्ध लंबापन और शुद्ध बौनापन को नहीं बाबू, एगो लंबापन बौनापन और लंबापन बौनापन, यानी बी वाला ऑप्शन किस किस बच्चों का आ रहा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बच्चे? एक बार बताइए। वाह गजब, मैथ वाले बच्चे भी बायोलॉजी बना रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। रावत नंदनी बहुत बढ़िया। मुस्कान सिंह, तो पूरा हमने क्या किया, रिवीजन कर लिया कितना जल्दी। अभी 7:55 ही हो रहा है जब तक। इससे तो बाबू लेट से क्लास होता है केमिस्ट्री का 70-80 को क्वेश्चन रहता है, तो 8 साढ़े 8 बज जाता है ना। आधु से क्वेश्चन बायोलॉजी का फटाफट हमने क्या किया, रिवीजन कर लिया। सर जैक बोर्ड, बिल्कुल बाबू यही सब आता है उसमें, उसमें तो बहुत आसान आता है, बिहार बोर्ड से बहुत आसान है जैक बोर्ड। तनु, बिल्कुल बिल्कुल अमर है, बिल्कुल अमर है। बाबू चलिए, यहाँ पे हमने कितना क्वेश्चन कराया, 195। कितना बना एक बार बताइए, किसका कितना लगभग में सही हुआ होगा, लगभग में, लगभग में किसका कितना सही हुआ एक बार बताइए। लगभग में किसका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए कि किस बच्चे का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, एक बार बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे बताइए किसका कितना सही हुआ, किसका कितना गलत हुआ। और बहुत तेजी से कर रहे हैं, और एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी अब पूरा जब समझा के पढ़ा दिए हैं, तो रिवीजन करने में कोई भी समझाने की आवश्यकता बच्चे नहीं पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, तो हैं जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। और क्या आप चाहते हैं कि जो सुबह में 11 बजे क्लास हो, वो इसी तरह से फटाफट अंदाज में हो, 100 150 क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन हो, है ना। एक बार बताइए कितने सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इसी तरह से रिवीजन चलता रहे। इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिए प्रश्नों का, इतना कि आपको लगे कि सब चीज आसान है, सब चीज पढ़ा है। इतना प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको एग्जाम पूरा आसान लगने लगे, ठीक है। मैथ का भी होगा, बिल्कुल होगा बच्चे। शेख सानी कौन है? समीमा शेख, यस सर, समीमा बाबू बिल्कुल। तनीषा, रागिनी कुमारी, आस्क बोर्ड अमरजीत, अमृत बहुत बढ़िया, सौरभ मिश्रा। चले तो एक दिन कंपटीशन हो जाए, बायो वर्सेस मैथ। अब हमारे पास तो बायो वाली मैम कोई है नहीं, नहीं तो बायो वाली में कोई मैम होती तो हम इधर खड़ा करा देते, खुद इधर मैथ के लिए खड़ा हो जाते। तो हमको ही दोनों बगल से संभालना पड़ेगा, बायो वाला हम ही, मैथ वाला हम ही। अमन बाबू, अब 5 से 10 चैप्टर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, एक बार लाइक कीजिए, टनाटन एकदम फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, 349 में आपको मिल रहा है, बिल्कुल एकदम, जिसमें नोट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। तो सभी बच्चों से यही आग्रह है कि जाके आप लोग ले लीजिए, आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, जल्दी से जल्दी आप लोग लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट आप लोग लेने की कोशिश कीजिए, एकदम जरूरी है लेना बाबू, एकदम जरूरी हो गया है लेना।
चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप लोग जाइए, अब जाइए। सर जी शादी कर लीजिए। नहीं बाबू अभी नहीं, अभी शादी उदी नहीं करना है, टाइम लगेगा अभी। चलिए तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, ठीक है? जब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, और शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं कि हाँ क्लास कैसा लगा, कितना सही हुआ? कुछ बोलिए तभी ना सुनेंगे। तो आप लोग कमेंट वमेंट करके जाइएगा, ठीक है? मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।